Students, welcome you all in my YouTube channel DPS tutorial classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 10th. If you like this video, then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. फिजिक्स में हम लोग जो चैप्टर स्टडी कर रहे थे दैट वाज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और लास्ट की क्लासेस में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे और सोलेनॉइड के बारे में भी स्टडी किया था। उसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करते हैं, एक नया टॉपिक स्टडी करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं। अगर परमानेंट मैग्नेट्स की हम बात करें तो ये हमारे परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट्स इन द सेंस कि ये मतलब हुआ कि ये अपनी मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी कुछ सर्टेन कंडीशंस पर ही शो करते हैं, और जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं उसमें परमानेंट मैग्नेट की प्रॉपर्टी अटेन रहती है। दे आर डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि ये कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं तभी ये एज अ मैग्नेट बिहेव करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारे इलेक्ट्रिक करंट पे इंडिपेंडेंट होते हैं। इट विल रिटेन इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट एज लॉन्ग एज द करंट विल पास थ्रू इट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में जब तक करंट हमारा पास होगा तब तक वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। इट डज नॉट गेट इफेक्टेड बाय द पैसेज ऑफ करंट। परमानेंट मैग्नेट्स जो होते हैं उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी रहती ही रहती है, तो इसलिए उसमें करंट पास हो रहा है नहीं पास हो रहा है इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। द पोलैरिटी ऑफ द पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। इसमें अगर हम डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो उस कंडीशन पे हम जो पोलैरिटी होती है उसको चेंज कर सकते हैं। पर जो हमारे परमानेंट मैग्नेट होते हैं उसमें ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं होता है। उसमें जो पोलैरिटी होती है मैग्नेट की वो फिक्स होती है और हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज्ड एंड इज हाई। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इसमें हम लोग स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीजिंग द करंट। हम लोग कुछ भी करके इसमें मैग्नेटिक फील्ड को है वो हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। पर जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उसमें जो स्ट्रेंथ होती है वो सेम रहती है। और इसके में जो होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है हमारी वो कंपैरेटिवली लेस होती है। लेस इसलिए होती है क्योंकि हम लोग इसमें हाई कर सकते हैं, बट हमारे पास इसमें कोई भी ऑप्शन एज सच नहीं रहता है। तो ये हमारे हो गए डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। ये टॉपिक हमने लास्ट की क्लासेस में स्टडी किया था, फोर्स टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक शॉर्ट इसका ओवरव्यू टाइप है क्योंकि इसमें हमने डायरेक्शन को डिस्कस किया है, जिस डायरेक्शन का आगे यूज हुआ है। तो देख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द थ्री फैक्टर। आईबीएल मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव जो किया था वो हमारा था F इज इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। और अगर कंडक्टर की जगह हमारा चार्ज लिया गया है तो F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जो होती है वो न्यूटन पर एम्पियर मीटर होती है। इसे हम लोग टेस्ला भी बोल सकते हैं या वेबर पर मीटर स्क्वायर भी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट लिखी जा सकती है। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं फोर्स को एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है तो उस पर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे उसके फोर्स पे। तो सबसे पहला है स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। मोर विल बी द करंट मोर विल बी द फोर्स जनरेटेड। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा फोर्स जनरेट होगा। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, more the magnetic field more will be the force generated। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो फोर्स जो जनरेट हो रहा है वो भी हमारा ज्यादा होगा। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अ लॉन्ग कंडक्टर विल एक्सपीरियंस अ ग्रेट फोर्स। अगर कंडक्टर की लेंथ लॉन्ग है तो उसमें फोर्स जो लगेगा वो हमारा ज्यादा होगा। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज हमें जो पढ़नी है इसमें ये है कि जो डायरेक्शन होता है फोर्स का, किस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है, ये डायरेक्शन हम कैसे पता करते। तो ये हमारे फ्लेमिंग्स थे, इन्होंने लेफ्ट हैंड रूल दिया जिसके थ्रू हम लोग
फोर्स का डायरेक्शन पता करते हैं। आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि ये हमारा थंब है, ये हमारी फोर फिंगर है और ये हमारी मिडिल फिंगर है। जो हमारा थंब होता है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये तीनों ही फिंगर्स को हम लोग 90 डिग्री परपेंडिकुलर स्ट्रेच करते हैं और जो थंब होता है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नेटिक फील्ड को ये हमारी फोर फिंगर रिप्रेजेंट करती है और जो ये मिडिल फिंगर होती है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करती है। अब सपोज ये हमारे दो मैग्नेट्स रखे हैं और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा ये लेफ्ट टू राइट शो कर रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा इस डायरेक्शन में है तो फोर्स हमारा अपर डायरेक्शन में लगेगा और डायरेक्शन ऑफ करंट हमारी आगे की तरफ होगी। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो कर रही है, अगर हमें कोई भी एक चीज पता होती है। तो देख लेते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्टेन्ड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. This rule states that stretch the thumb, forefinger and the middle finger of your hand such that they are mutually perpendicular. Your forefinger points the direction of the magnetic field. ये हमारी magnetic field के direction को represent कर रही है. The middle finger is in the direction of the current. Middle finger हमारी direction of current को represent कर रही है. And the thumb will point in the direction of the motion and the force acting on the conductor. जो थंब हमारा है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी के थ्रू हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता कर सकते हैं। अब जो हम लोगों ने डायरेक्शन पता किया, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होता है हमारे इलेक्ट्रिक मोटर में। तो अब हम लोग स्टडी करेंगे हमारा जो नया मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी थ्योरी एग्जाम में पूछी जाती है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर एंड स्टेट द प्रिंसिपल ऑन विच इट एक्ट्स एंड ऑल्सो राइट द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रो मोटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है, थ्योरी में आता है ये क्वेश्चन। चलिए स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कुछ हमारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते हैं, जैसे हमारा फैन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर एक्सेट्रा। एंड इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द रोटेशन मोशन बाय द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी। हम ये सारी जगह पे इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते हैं जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं और अपनी जो भी ये गैजेट्स होते हैं इन्हें हम रोटेशनल मोशन, एक तरह से मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर का काम ये होता है कि इलेक्ट्रिक मोटर हमारी ये डिवाइस होती है जो कि हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब ये प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होती है? अ डीसी मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कंडक्टर placed normally in a magnetic field, a force acts on a conductor as a result of which the conductor begins to move and thus the mechanical energy is obtained. The direction of the force on the conductor is obtained by help of Fleming's left hand rule. बहुत दो important चीज बताई गई हैं कि सबसे पहला प्रिंसिपल जो है जिसके ऊपर ये वर्क करता है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है इसमें जब भी हमारा करंट पास कराया जाता है कंडक्टर के थ्रू, जो कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होता है कंडक्टर, तो उसमें फोर्स ऐड करता है जिसके रिजल्ट की वजह से जो हमारा कंडक्टर होता है वो मूव करने लगता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे ही इसमें करंट पास कराई जा रही है ये कंडक्टर हमारा मूव करने लग रहा है और मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इसका जो डायरेक्शन होता है कि किस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है ये हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। इलेक्ट्रिक मोटर क्या काम करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड करता है कि जब हमारा कोई भी कंडक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इससे इलेक्ट्रिक करंट हमारी पास होती है तो उसमें जो फोर्स जनरेट होता है वो हमारा कंडक्टर को मूव कराता है, जो कि हमारा मैकेनिकल एनर्जी ऑब्टेन हो रही है। और इसका जो हम डायरेक्शन है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पता करते हैं। अब आ गया हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन हम लोग देख लेते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे दो मैग्नेट्स रखे हैं। ये हमारा आर्मेचर कॉइल है, इसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के जो इनसाइड रखा गया है। ये हमारी दो स्लिप रिंग्स हैं, ये हमारी एक्सल है और ये हमारी बैटरी के थ्रू ये कनेक्टेड है।
तो देख लेते हैं आर्मेचर कॉइल क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द लूप ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर फोल्डेड इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर के फॉर्म में इंसुलेटेड कॉपर वायर हम लोग लेते हैं। उस इंसुलेटेड कॉपर वायर को इस मतलब लूप के फॉर्म में इस तरीके से हम लोग रैप कर देते हैं। तो ये जो हमारा रेक्टेंगल ABCD हो गया, ये हमारा क्या हो जाता है, आर्मेचर कॉइल हो जाता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या होती है, आर्मेचर कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू मैग्नेट्स, दो मैग्नेट्स के बीच में रखी होती हैं। सो द आर्मेचर कॉइल इज प्रेजेंट बिटवीन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में प्रेजेंट होती हैं। The coil is placed between the two poles such that the arm AB and CD are perpendicular to the direction of magnetic field. ये इस तरीके से प्लेस की जाती हैं कि जो हमारी आर्म ये AB और CD है, ये दोनों मतलब परपेंडिकुलर होती हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से। इसके बाद हमारा आता है टू स्लिप्ड रिंग्स। इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स ऑफ द मेटालिक रिंग्स। ये हमारी वन हाफ हो गई, ये हमारी टू हाफ हो गई। द इनर साइड ऑफ दिस हाफ आर इंसुलेटेड एंड अटैच्ड टू द एक्सल। जो इसका इनर साइड होता है, आप देख सकते हैं कि ये एक्सल से अटैच्ड होता है और आउटर में ये ब्रश से कनेक्टेड होती है। तो इनर साइड जो होता है वो हमारा आइसोलेटेड होता है और ये हमारा एक्सल से अटैच्ड होता है। The two ends of the armature coil ABCD connected to these two halves of the rings। और ये जो आर्मेचर कॉइल है हमारा ABCD, इसके जो दो हमारे एंड्स होते हैं ये भी हमारे इस रिंग से अटैच्ड होते हैं। The purpose of this ring is to reverse the direction of the current। इसका जो मेन काम होता है इन रिंग्स का वो ये होता है कि ये करंट की जो डायरेक्शन है इसको ये रिवर्स करती हैं। The device which is used to reverse the direction of the current is called as a commutator. So the slip rings act as a commutator। और जो डिवाइस मतलब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने का काम जो डिवाइस करता है वो कौन सा डिवाइस होता है, कम्यूटेटर होता है। तो यहाँ पे जो स्लिप रिंग्स लगी हुई हैं वो एज अ कम्यूटेटर बिहेव करती हैं, क्योंकि इनका यही काम होता है कि ये करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देती हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं ब्रशेस। ये हमारे एक्स और वाई जो है ये हमने ब्रशेस कंसीडर किया है, जहाँ पे हमारा जो ये एक्स है वो हमारा B1 है और वाई जो है ये हमारा B2 ब्रश है। तो ये आप नोटेशंस यहाँ पे मेंशन है देख सकते हैं, क्योंकि इसी नोटेशंस के बेस पे आगे की वर्किंग है। तो इसको जरा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो एक्स वाला ब्रश है जो क्वेश्चन में मार्क यहाँ पे डायग्राम में मार्क है, आप चाहें तो यहाँ पे एक्स की जगह B1 लिख सकते हैं और वाई की जगह B2 लिख सकते हैं। These brushes press against the rings half and provide electric supply to the ring half। यहाँ पे ये इससे कनेक्टेड होते हैं और ये इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। The brushes are stationary and do not rotate। स्लिप रिंग्स जो होती हैं रोटेट करती हैं, बट जो ब्रशेस हमारे होते हैं ये हमारे रोटेट नहीं करते हैं और अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं। अब हम लोग वर्किंग पढ़ेंगे। यहाँ पे ये हमारा एक्स है, ये ब्रश हमारा B1 है और Y जो है ये हमारा ब्रश हमारा B2 है। यहाँ पे P जो है वो स्लिप रिंग फर्स्ट है इसलिए हम S1 से डिनोट करेंगे और Q जो है वो स्लिप रिंग सेकेंड है इसलिए हम इसको S2 से डिनोट करेंगे, जैसा कि यहाँ पे नोटेशंस दिए हुए हैं। ये हमारे दो मैग्नेट्स हैं, ये हमारा आर्मेचर कॉइल है। लेट कॉइल ABCD इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ABCD कॉइल जो है ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड में हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखी गई है। Slit P is equals to S1 touches the brush B1। हमने आपको बताया था कि ये S1 है, ये हमारा ब्रश जो है ये वाला जो X हमारा B1 था इससे टच कर रही है और जो हमारी S2 जो है वो हमारी इस B2 से टच कर रही है। होप सो ये लाइन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। P को मैंने आपको बताया था, अब जो ब्रश है हमारा वो B1 है, Q B2 है। फिर से देख लेते हैं, X हमारा जो है वो हमारा X जो हमारा है वो ब्रश है, तो ये हमारा B1 है। Y हमारा ब्रश है, ये B2 है। P जो है जो हमारी स्लिप रिंग है ये S1 है और Q जो हमारी स्लिप रिंग है ये हमारी S2 है। तो S1 से हमारा B1 कनेक्टेड है ब्रश 1 और S2 से हमारा B2 कनेक्टेड है, दैट इज ब्रश 2। B1 जो है ये हमारा जो पहला वाला है ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, B2 हमारा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है।
When key is closed, the current flows in the coil ABCD. अब जब हम इस की को क्लोज कर देते हैं तो यहाँ से करंट, क्योंकि पॉजिटिव से मूव करता है, यहाँ से करंट फ्लो करेगा और ABCD में करंट हमारा फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा. No force is acted on BC and AD as they are parallel to the magnetic field. अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो BC भी इसी डायरेक्शन में है और AD भी इसी डायरेक्शन में है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है. तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे BC में और AD में कोई भी फोर्स नहीं एक्ट करेगा क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है. अब फोर्स जो एक्ट करेगा वो AB में एक्ट करेगा और CD में एक्ट करेगा क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. तो यहाँ पे कौन सा एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट फोर्स हमारा हो जाएगा वो IBL साइन थीटा हो जाएगा. तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है. तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करेगा जो कि हमारा AB और CD में है वो हमारा F इज इक्वल टू IBL एक्ट करेगा. The current in the AB and CD is perpendicular to the magnetic field, so F is equals to IBL. इतना होप सो क्लियर हो गया होगा. अब डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करेंगे, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से. तो आप लोग अपना हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड की तरफ लेफ्ट हैंड लीजिए और इसको स्ट्रेच करिए. स्ट्रेच करने के बाद आप लोग इस फिगर पे पुट करने की कोशिश करिएगा. तो जो हमारा हैंड होगा उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड, जो 4 फिंगर है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है. करंट हमारा 4 फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रिप्रेजेंट कर रही है और हमारा जो थंब है वो हमारा फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारी मिडिल फिंगर जो है वो हमारे करंट को रिप्रेजेंट कर रही है. तो आप लोग जब अपना हैंड इसमें रखेंगे तो आप लोग ये देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे इस डायरेक्शन पे है, फोर्स जो हमारा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और करंट जो हमारी है वो हमारी अपर डायरेक्शन में एक्ट कर रही है. तो जो फोर्स हमारा होगा वो अंदर की तरफ जाएगा क्योंकि अगर हम हैंड इस तरीके से स्ट्रेट करते हैं तो करंट हमारा अपवर्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी लेफ्ट टू राइट जा रही है, फोर्स जो हमारा है वो अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है. तो फोर्स अगर हमारा अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है मीन्स AB जो है वो नीचे की तरफ मूव करेंगे और CD जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे. ठीक है, द डायरेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. Force on arm AD is inward and force on arm CD is outwards. तो फोर्स की डायरेक्शन हम इस तरीके से पता करेंगे. तो ये फोर्स हमारा अंदर की तरफ जा रहा है तो AB नीचे जाएगा और CD हमारा ऊपर उठेगा. Force on arm AD and CD is B equal and opposite moves in an anti-clockwise direction. अब जब ये वाला पोर्शन हमारा नीचे जाएगा, ये पोर्शन हमारा ऊपर आएगा तो ये इस तरीके से मोशन होगा जो कि हमारा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा. AB goes in and CB comes out. CB हमारा ऊपर जाएगा, CD और AB हमारा नीचे जाएगा. मीन से इस तरीके से मूव करेगा. इस तरीके से जब ये हमारा मूव करेगा तो एक पॉइंट आएगा जब ये हमारा CD इससे इस तरीके से हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा. आगे हम देखते हैं नेक्स्ट केस में. When the coil reaches the vertical position, there is no contact between the brush B1 and S1 and between B2 and S2. अब जैसा कि देख सकते हैं आप लोग इस डायग्राम को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा कि ये हमारे ब्रशेस थे, ये साइड में जो पॉइंट्स हमारे हैं ये ब्रशेस हैं. ब्रशेस मैंने आपको बताया था कि ब्रशेस हमारे अटैच रहते हैं, यहाँ पे इनका मूवमेंट नहीं होता है. स्लिप रिंग्स जो होते हैं ये हमारे मूव करते रहते हैं. जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं स्लिप रिंग्स हमारे मूव कर रहे हैं, ब्रशेस हमारे अटैच्ड हैं. तो जैसे ही हमारा ये जो कॉइल है, जो आर्मेचर कॉइल है, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये जो ब्रशेस हैं ये तो अपने पोजीशन पे ही रहेंगे पर स्लिप रिंग्स जो हैं वो अपने पोजीशन से हट जाएंगे क्योंकि ये मूव कर रही हैं. तो जब डायग्राम में आप ऑब्जर्व करें कि एक पॉइंट आ रहा है कि जब ब्रशेस ऊपर हुए जा रहे हैं, ये ब्रशेस हमारे साइड में ही है, स्लिप रिंग्स जो हमारी ऊपर हुई जा रही हैं, तब इसमें कोई भी कांटेक्ट नहीं रह जा रहा है. देखिए ये येलो पोर्शन और ये ब्लू पोर्शन जो है ये हमारी स्लिप रिंग्स हैं. जब ये मोशन कर रही हैं, जब ये वर्टिकल पोजीशन पे आ रही हैं तो ये दोनों हमारी स्लिप रिंग्स ऊपर जा रही हैं जिसकी वजह से इनका कांटेक्ट ब्रशेस से छूट जा रहा है.
और जिस पोजीशन पे इनका कांटेक्ट ब्रशेस से छूट जाएगा उस पोजीशन पे यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और करंट फ्लो नहीं करेगा। When the coil reaches the vertical position, there is no contact between the brush B1 and S1 and between brush B2 and S2. So, at this movement, no current flows through the coil and no force act on the coil. इस पोजीशन पे ना कोई करंट फ्लो करेगा ना ही कोई फोर्स एक्ट करेगा। पर जो हमारा एक इनर्शिया टर्म होता है, इनर्शिया ऑफ द बॉडी में ये होता है कि बॉडी की टेंडेंसी अगर वो मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी। इस इनर्शिया की वजह से जो बॉडी हमारी मूव कर रही होती है वो हमारी और थोड़ा सा पोजीशन मूव करती है, और जब ये और थोड़ा सा पोजीशन मूव करती है तब ये वापस से इस पोजीशन पे आ जाती है कि जो स्लिप रिंग्स होते हैं वो वापस से ब्रशेस को टच करने लगते हैं। मीन्स जो इसका रोटेशन होता है, पहले तो ये अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रही, जब वर्टिकल पे आई, जिस वर्टिकल पोजीशन पे इनके कॉन्टैक्ट्स ब्रेक हो जाते हैं तो उस वर्टिकल पोजीशन से जब थोड़ा सा आगे और मूव करती है अपना रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, तो इनर्शिया की वजह से वो थोड़ा सा मूवमेंट उसमें और होता है, जिसकी वजह से वो वापस अपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आती है और वापस से ब्रश से कनेक्ट हो जाती है। फिर वही प्रोसेस मूव करने लगती है, फिर उसी तरीके से करंट फ्लो करने लगती है, फिर वो वर्टिकल पोजीशन पे आती है, फिर ब्रशेस से कांटेक्ट छूटता है, इनर्शिया की वजह से फिर मूवमेंट होता है और फिर वो वापस अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे पहुंच जाती है और फिर करंट हमारा फ्लो करने लगता है। इसी तरीके से इसमें कंटिन्यू रोटेशन होता रहता है और मोटर हमारी वर्क करती रहती है। तो ये मैंने आपको टोटल ओवरव्यू पूरा बता दिया, इसमें और देख लेते हैं। ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द रोटेशन, the coil does not stops in the position but it turns a little more turn करता है, जहां little more turn किया वापस ये ब्रशेस से कनेक्टेड हो जाता है। अब ये अपनी वर्टिकल पोजीशन से मूव किया तो ये जो हमारा डी और सी वाला था जो कि हमारा राइट हैंड साइड था, अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, और ए बी जो है जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था अब ये हमारा राइट हैंड साइड चला जाएगा। अब फिर वही चीज होगी जैसे कि हमारा उसमें हो रहा था कि ये जो हमारा करंट का डायरेक्शन है वो तो हमारा यही रहेगा, ठीक है। तो करंट पहले हमारा ए बी सी डी पे मूव कर रहा था, अब करंट हमारा डी सी बी और ए पे मूव करने लगेगा। एज द कॉइल पासिस फ्रॉम द वर्टिकल पोजिशन से पास होने के बाद द स्लिप रिंग S1 comes in contact with the B2। अब हमारा जो स्लिप रिंग S1 था वो हमारा B2 से कनेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये AD वाला जो था वो हमारा किससे कनेक्टेड था, स्लिप रिंग S1 से कनेक्टेड था। तो अब ये हमारा इधर आ गया, तो जो हमारा AB वाला स्लिप रिंग S1 था ये B2 से कनेक्टेड हो जाएगा, और स्लिप रिंग S2 जो है जो कि हमारा CD वाला था ये हमारा B1 ब्रश से कनेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि ये तो अपोजिट हो गया है। अब जिसकी वजह से करंट का जो डायरेक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी इसमें लगा सकते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हमारा लेफ्ट टू राइट है तो उस कंडीशन पे करंट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और फोर्स हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो अब CB और DA में तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। बाकी हमारा जो करंट एक्ट करेगा वो CD में और BA में एक्ट करेगा। CD में हमारा जो फोर्स एक्ट करेगा वो इनवर्ड करेगा और AB में हमारा आउटवर्ड करेगा। तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे IBL हो जाएगा। फोर्स एक्ट ऑन द आर्म CT and BA of the coil again from the anti-clockwise couple due to which the coil remains rotating in the same direction। अब इसमें फिर एंटी क्लॉकवाइज इसी तरीके से मोशन चलता रहेगा। मैं आपको फिर से बता देना चाहती हूँ, जरा से इसमें ध्यान देने वाली जो चीज ये है, पहले हमारा ABCD में करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है। ये हमारा S1 था, ये हमारा B1 था, इधर हमारा S2, इधर हमारा B2 था। अब जब ये S1 हमारा AB वाला जो था ये कॉइल में रोटेट किया और ये हमारा इधर साइड आ गया, तो S1 जो था वो हमारा B2 से कनेक्टेड हो गया, और S2 जो था जो कि इस साइड में हमारा था वो हमारा B1 से कनेक्टेड हो गया, ठीक है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, और करंट का डायरेक्शन हमारा वही रहेगा, और हम लोग उसी तरीके से इसमें फोर्स भी फाइंड आउट करेंगे, उसी तरीके से हम उसमें करंट भी फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि हमने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से लास्ट वाले केस में पता किया था। और इसी तरीके से इसमें मोशन चलता रहेगा। और जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पोलैरिटी चेंज करने के साथ साथ हमारा करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर हम पोलैरिटी चेंज कर देते हैं तो करंट का डायरेक्शन हमारा
चेंज हो जाएगा। और जैसे जैसे इसका मूवमेंट होगा, पहले हमारा ए बी में डाउनवर्ड अपवर्ड करंट फ्लो कर रहा था, अब हमारा ए बी में डाउनवर्ड करंट फ्लो करेगा। आफ्टर रोटेशन बाय 270 डिग्री, अब जैसे 270 डिग्री रोटेट करेगा, फिर वर्टिकल पोजीशन पे रीच कर जाएगा। जैसे ही वर्टिकल पोजीशन पे रीच कर जाएगा, जो ब्रशेस से स्लिप रिंग का कांटेक्ट है वो फिर से छूट जाएगा और फिर हमारा कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, पर इनर्शिया की वजह से थोड़ा सा उसमें रोटेशन और होगा और वापस अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पहुंच जाएगा, जो कि हमारा ABCD वाला पार्ट वापस से आ जाएगा। फिर वही प्रोसेस कंटिन्यू होगी और इसी तरीके से मोटर हमारा रोटेट करता रहेगा। वे ऑफ इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉयल। अब हम किस मेथड से इसकी जो स्पीड ऑफ रोटेशन है वो इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहला, हम करंट को अगर बढ़ा दें तो स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज कर जाएगी बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉयल। जो कॉयल में हम नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं उन्हें अगर हम बढ़ा दें तो भी हमारी जो स्पीड है ये हमारी इंक्रीज हो जाएगी बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉयल। कॉयल का एरिया अगर हम इंक्रीज करते तो भी हमारा जो स्पीड ऑफ रोटेशन है वो इंक्रीज कर जाएगा बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर हम इसे इंक्रीज कर दें तो भी हमारा स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल बढ़ जाएगा। The two slip rings are used to act as a commutator to reverse the direction of the current in the coil, so they are called as a slip ring commutators। स्लिप रिंग्स जो होते हैं वो उनका जो मेन काम होता है वो हमारे कम्यूटेटर का बेसिकली मेन काम होता है करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना। तो यहाँ पे जो स्लिप रिंग्स यूज की गई हैं उन्हें हम स्लिप रिंग कम्यूटेटर्स भी कहते हैं। तो होप्स हमारी आज की क्लास में जो भी चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इन केस अगर कोई भी डाउट होता है तो यू आर फ्री टू आस्क मी, और आप जो भी पढ़ाया गया है उसे अच्छे से एक बार स्टडी कर लीजिए। कोई भी कहीं डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखकर अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं, और बाकी का बचा हुआ चैप्टर जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।